Assalamu alaikum students, welcome to another lecture of ELE 402 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन कोर्स। लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट जो है स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन का वो एक्सप्लेन कर दिया था और किस तरीके से ये लीनियरिटी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये e टू द x के अंदर हमारे पास बेसिकली जो है क्वाड्रेचर और उससे हायर ऑर्डर की फॉर्म के अंदर जो है ना ये टर्म्स आ रही थी, जिनमें से ये सारी नॉन लीनियरिटी को इनकर करा रही थी। 1 प्लस एक्स इज सिंपल लीनियर आपके पास टर्म आती है। तो इसके अंदर जो ये एक्स वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है x इज़ मच मच स्मॉलर देन 1 तो हमारे पास जो है ये रिलेशन लीनियर आएगा, जिसकी वजह से ये ओवरऑल करंट लीनियर आएगा, जिसकी वजह से आपके पास जो है ना एम्प्लीफिकेशन सही तरीके से हो सकेगी। इसका मतलब है कि सिर्फ एक्टिव रीजन में होना ही आपके लिए काफ़ी नहीं होता। एक्टिव रीजन के अंदर फर्दर जो आपने सिग्नल अप्लाई करना है वो भी आपके पास स्मॉल सिग्नल होना चाहिए, ताकि आप जो है लीनियरली जो है एम्प्लीफिकेशन अचीव कर सकें। अच्छा जी, उसके लिए ये आगे फिर ये यहीं पे जो है ये आई सी वी बी ई ओवर वी टी की जो टर्म है, इसको हम जो है हमने कहा था कि जी ये स्मॉल सिग्नल हमारे पास आ रहा है। वी बी ई तो इनपुट वोल्टेज है जिसको एम्पलीफाई करना है, ये करंट है, और ये जो है ये डीसी बायसिंग से निकले हुए आईसी डीसी बायसिंग से निकला है। वी टी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हुए कांस्टेंट होता है। इस आईसी ओवर वी टी जो प्रोपोर्शनैलिटी एक तरह का कांस्टेंट आपके पास आ रहा है, इसको हम जो है कहते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जीएम से। तो इसके यूनिट्स जो है ना वो आपके पास ओहम इनवर्स या सीमेंस में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेट से करंट आपके पास जो है वो 40 मिली एम्पेयर करंट है कलेक्टर का, और नहीं 25 कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ना। तो यहाँ पे 25 मिली एम्पेयर करंट है, 25 मिली वोल्ट आपके पास जो है ये है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसके यूनिट आ गए जनाब 1 ओहम इनवर्स और 1 सीमेन। ठीक है, तो ये ट्रांस कंडक्टेंस के थ्रू जब हम फिर आगे अगर इस क्यू पॉइंट पे जो है एक्टिव रीजन के अंदर बाइसिंग के बाद जो वी बी ई स्मॉल सिग्नल वेरिएशन आपने इसके ऊपर प्रोवाइड की है वो अगर 10 मिली वोल्ट से कम है, तो आपके पास जिस तरीके से ये ट्रायंगुलर आ रही है उसी तरीके से एम्पलीफाइड ट्रायंगुलर जो है आउटपुट टर्मिनल के ऊपर आ रही होगी। यहाँ पे हमारे पास करंट है, कलेक्टर करंट है, और यहाँ पे हमारे पास वी बी ई है। अच्छा जी, ये तो पिछले लेक्चर की चीज़ें थी। आगे अब हम ज़रा ना इस स्मॉल सिग्नल के केस में भी ना सिस्टम को थोड़ा हमें मॉडल करना पड़ेगा। तो अब ये अगर हमारे पास एक बीजेटी है जिसको स्मॉल सिग्नल में यूटिलाइज़ किया जा रहा है, तो इसको अगर हम देखेंगे कि जनाब पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास लार्ज सिग्नल के अंदर बेस करंट क्या होगा। तो वो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि लीनियरिटी इंश्योर्ड है तो इसका मतलब है डीसी का जो पूरा बिहेवियर है वो अलहदा आपके पास चलता रहता है और एसी का पूरा बिहेवियर सेपरेट जाता है। तो आई बी हमारे पास क्या होता था जनाब, आई सी की कैपिटल सी है ओवर बीटा। ठीक है, अब आई सी जो है वो हमारे पास इसके बराबर आ गया था डी सी प्लस 1 ओवर बीटा आई सी ओवर वी टी वी बी ई। तो इसमें हमारे पास, क्योंकि इसको हम कह सकते हैं कि ये जो डीसी वाली टर्म है ये हमारे पास बेस करंट डीसी के अंदर है, जो कि डीसी एनालिसिस में आपने निकाल लिया था, और जो ये वाली सेकंड टर्म है ये आपके पास स्मॉल सिग्नल के अंदर है। तो अब इस खाली आई बी को हम अगर लिखें तो वो ये इसका ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई बी इज़ इक्वल टू आई सी ओवर बीटा वी टी वी बी ई। ये हमारे पास टर्म्स जो है ना इस तरीके से आ गई। अच्छा, अब चीज़ क्या हम करना चाह रहे हैं, ये आई सी ओवर वी टी हमारे पास जी एम के बराबर था ट्रांस कंडक्टेंस।
ये हमने पहले भी निकाल लिया था, इज़ इक्वल टू आई सी ओवर वी टी। उसको हमने जो है यहाँ पे जो है जी एम प्लेस किया, जी एम ओवर बीटा, और इस तरह करके वी बी ई हमारे पास आ गया। अच्छा, अब तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ ये आ रही है कि हम देखना चाह रहे हैं कि इस पॉइंट से देखने के ऊपर हमें क्या रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये एक ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में हम लोग बेस के एंगल से देख रहे हैं। तो बेस से करंट क्या जा रहा है, स्मॉल आई बी, और वोल्टेज कितनी आ रही है, स्मॉल वी बी ई। ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल सिग्नल के केस में जो है ना हम कर रहे हैं। तो इसका रिलेशन हमारे पास यहाँ पर से आ गया था। तो इधर जो है हमारे पास जो रेजिस्टेंस इधर से नज़र आ रही है वो किस चीज़ के बराबर होगी, वो होगी वी बी ई ओवर आई बी के। ठीक है, तो वी बी ई ओवर आई बी अगर कर दें तो हमारे पास जो है वी बी ई, इस टर्म को इधर ले जाएं हम, और ये इसको बल्कि जी एम की टर्म्स में ये लिखा हुआ था, तो इधर से ही अगर हम देखें वी बी ई ओवर आई बी वो किसके बराबर आता है, वो आता है बीटा ओवर जी एम के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो जी एम ट्रांस कंडक्टेंस थी हमारे पास, तो उसको हमने बीटा से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो है ये बेसिकली जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई कि इधर से देखने में क्या रेजिस्टेंस हमें नज़र आएगी। इस रेजिस्टेंस को हम लोग जो है ना आर पाई कहते हैं। ठीक है, ये बेस से देखने के ऊपर जो रेजिस्टेंस आ रही है, द स्मॉल सिग्नल इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर लुकिंग इनटू द बेस इज डिनोटेड बाय आर पाई। तो ये हमने ना यहाँ पे वैल्यूएट कर लिया, मतलब कि अगर हमें जो है स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन के ऊपर हमें पता चला कि लीनियरिटी होती है, और हमें पता चला ट्रांस कंडक्टेंस ये है, उस ट्रांस कंडक्टेंस के इस्तेमाल करते हुए जब बेस से अगर हम रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो हमारे पास बीटा ओवर जी एम वैल्यू आएगी। मसलन अगर ये जी एम हमारे पास लेट से 40 मिली ओहम इनवर्स है, ठीक है, और जो बीटा है इसकी वैल्यू हमारे पास अगर 100 है, तो ये पूरा रिलेशन क्या बनेगा, ये बनेगा 100 ओवर 40 मिली, का मतलब होता है 0.04। ठीक है, तो ये बन जाएगा जनाब 100 डिवाइडेड बाय 0.04। ये ओहम इन्वर्स नीचे था, ऊपर जाके ओहम का यूनिट बन गया, तो ये बन गया जनाब 2.5 किलो ओहम। तो आप ना पहले अगर डीसी बायसिंग के लिए सॉल्व करेंगे तो ये डीसी पैरामीटर आई बी आई सी ये सारे निकल आएंगे। उनके बाद आप जो है स्मॉल सिग्नल के जो है ना ये जी एम और आर पाई और ये चीज़ें मतलब आप निकाल सकते हैं इजीली। अच्छा जी, मैंने ऐसी एग्जांपल खुद से बनाई, जबकि एक्सरसाइज में भी एक एग्जांपल थी। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जी आईसी हमारे पास है 0.5 मिली एम्पेयर irrespective of the value of beta if the transistor manufacturer specifies beta to range from 50 to 200 give the specific range of GM, IB and R pi। अच्छा जी, IC हमें पता है कि जनाब 0.5 मिली एम्पेयर है, IC इज़ इक्वल टू 0.5 मिली एम्पेयर। तो अब हमसे पूछा गया ये बाकी सारी चीज़ें किस रेंज के अंदर हमारे पास आएंगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जनाब बीटा इज इक्वल टू 50 के लिए क्या होगा, और यहाँ पे हम लिख लेंगे कि बीटा इज इक्वल टू 200 के लिए हमारे पास क्या रिज़ल्ट आएगा। बीटा की वैल्यू अगर 50 है तो हमारे पास आई बी इज़ इक्वल टू क्या होता है, आई सी ओवर बीटा। ठीक है, तो ये 0.5 मिली एम्पेयर को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 माइक्रो एम्पेयर। लेट्स वेरीफाई, ये हमारे पास है 0.5 मिली है, इसको 5 से कर दिया तो 0.1। ठीक है, 100 माइक्रो एम्पेयर डिवाइडेड बाय 10 माइक्रो। ठीक है, और ये जो दूसरा केस है इधर हमारे पास इसी रिलेशन के साथ यूज़ करेंगे, लेकिन 200 से डिवाइड कर देंगे
तो बेसिकली 4 से और डिवाइड करना होगा 2.5 माइक्रो एम्पेयर आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है चीज़ जीएम को हमने निकालना है। तो जीएम का हमें रिलेशन पता है कि जीएम हमारे पास होता है बीटा नहीं सॉरी जीएम हमारे पास होता है आईसी ओवर वीटी के। तो आईसी 0.5 है, वीटी थर्मल हमारे पास उतना ही रहना होता है जितना कि इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड होती है। तो ये हमारे पास हो जाएगा जनाब 0.5 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाय 25 मिली वोल्ट। ठीक है जो, तो ये मिली से मिली कैंसिल हो गया, ये 0.5 है। ठीक है, इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 1 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके 50। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/50 ओहम इन्वर्स। आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इसको जो है वो कन्वर्ट कर लें एग्जैक्ट वैल्यू के अंदर। तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल में 20 आई थिंक यस 4 से करें 20 मिली ओहम इन्वर्स। लेट्स सी, इसको 2/100 ठीक है 20 मिली ओहम इन्वर्स आ गया। और दूसरे केस में आप यही निकालेंगे तो यही वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि आपके पास बीटा से इंडिपेंडेंट है। हमें कहा गया कि कलेक्टर करंट इतना ही रह रहा है, बीटा की जो मर्जी वैल्यू, और इस रिलेशन में बीटा है नहीं। तो इस केस में भी ये आ जाएगा हमारे पास 1/50 ओहम इन्वर्स, या हमारे पास 20 मिली ओहम इन्वर्स, या इधर मैं सीमन का लिख देता हूँ यूनिट। अच्छा, उसके बाद आगे जनाब आर पाई निकालना है। तो आर पाई हमारे पास क्या होगा, ये होगा बीटा जी एम। तो बीटा टाइम्स बीटा डिवाइडेड बाय जी एम। ठीक है, याद रखें कि ट्रांसकंडक्टेंस के यूनिट जो है ओहम इन्वर्स के हैं, तो डिवाइड करके ही ये उसमें आएगा। तो इस केस में ये 1/50 इसीलिए मैंने लिखा था। तो ये बन जाएगा जनाब 50 बीटा की वैल्यू है टाइम्स 50 ओहम इज इक्वल टू, ये 25 हो गया, 2 0 आ गए, तो 2.5 के किलो ओहम। ठीक है, और इस केस के अंदर जब आप इसी रिलेशन के साथ निकालते हैं, लेकिन बीटा की वैल्यू 200 थी, 4 गुना ज़्यादा थी इसके मुकाबले में, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 किलो ओहम आ गया। तो अब इन सारों की हमें रेंज पता चल गई कि जी आई बी हमारे पास 10 माइक्रो एम्पेयर से 2.5 माइक्रो एम्पेयर से 10 माइक्रो एम्पेयर के बीच में है। जी एम की वैल्यू 20 मिली ओहम इन्वर्स ही रहेगी, जबकि आर पाई आपके पास 2.5 किलो ओहम से 10 किलो ओहम के दरमियान में रहेगा। इसको आर पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना पैरामीटर्स ट्रांजिस्टर के जो है ना स्मॉल सिग्नल के लिए ये इस तरह से वेरी करेंगे। अच्छा, तो ये हमने पिछले केस में देखा था बेस की डायरेक्शन से, पर एक और हमारे पास जो अप्रोच है वो ये है कि हम जो रेजिस्टेंस को हमने देखना है वो हम एमिटर की पर्सपेक्टिव से देखें। तो एमिटर के पर्सपेक्टिव से क्या है कि मतलब क्योंकि हमारे पास यहाँ से करंट कम है और इधर से करंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है एक ही वोल्टेज अप्लाई की गई है। इस टर्मिनल से करंट बहुत कम है, इस टर्मिनल से ज़्यादा है, तो एक्सपेक्टेड है कि जहाँ से उतनी ही वोल्टेज पे ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो उधर रेजिस्टेंस कम नज़र आनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपके पास एक कोई लेट से ब्लैक बॉक्स सा है, इसके क्रॉस आपको वोल्टेज कहा गया है कि जी 1 वोल्ट है। आप इधर से करंट फ्लो करवाते हैं और करंट आपके पास आ रहा है लेट से आई बी इज़ इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। ठीक है,
और एक और जगह से आप देखते हैं उसी को, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, वोल्टेज इसके अक्रॉस अभी भी जी 1 वोल्ट ही है, और यहाँ से आपके पास जो करंट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है लेट्स से 100 मिली एम्पेयर। दोनों केसेस में जब आप VBE ओवर IB करेंगे, ये इस केस के अंदर, तो वो आपके पास वैल्यू आ जाती है जनाब 1 किलो ओहम की, ठीक है, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 मिली एम्पेयर 1 किलो ओहम, क्योंकि उतने ही वोल्ट थे, करंट कम है। दूसरे जगह से जब बीटा प्लस 1 टाइम्स है करंट ज़्यादा आ रहा होगा, तो इस केस में जब आप इसको करके देखेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 मिली इज़ इक्वल टू 10 ओहम। तो मतलब कि एक ही वोल्टेज है तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, ये सिर्फ बीजेटी के केस में इस तरह से हो रहा है, आपके पास डिफरेंट जो है रेजिस्टेंस आ सकती है। तो इसीलिए हम एमीटर से देख रहे हैं, और अब हमारा टारगेट है कि VBE डिवाइडेड बाय IE करके जो है इसको देखें, क्योंकि डिवाइड IE से हो रहा है तो इसलिए इस रेजिस्टेंस को भी RE हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे कि लार्ज हमारे पास जो सिग्नल में एमिटर करंट था वो लार्ज सिग्नल में वैल्यू IC ओवर अल्फ़ा के बराबर था, ये बराबर होता था हमारे पास DC प्लस AC के। तो इसको इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं कि जी लार्ज सिग्नल एमिटर करंट प्लस स्मॉल सिग्नल एमिटर करंट के बराबर है। तो ये वाला हिस्सा इसके बराबर है क्योंकि DC से, और ये वाला हिस्सा हमारे पास इसके साथ बराबर होगा। IC की फिर आगे वैल्यू इधर प्लेस कर दी, ये हमारे पास आ रहा था जनाब IC ओवर VT टाइम्स VBE, या दूसरे अल्फाज में GM VBE भी इसको लिखा जा सकता था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो IE इज़ इक्वल टू GM VBE ओवर अल्फ़ा। तो इधर से VBE ओवर IE निकालना है तो वो हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा ओवर GM इज़ इक्वल टू VBE ओवर IE इज़ इक्वल टू RE। तो ठीक है, मतलब कि इसका तो ये मतलब हुआ कि यहाँ पर से पहले जो है यही GM नीचे था, लेकिन ऊपर बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा था, बीटा था 100, ठीक है, 50, 200 इस तरह करके। तो रेजिस्टेंस R पाए हमें बेस से देखने पे ज़्यादा नज़र आ रही थी। अब इधर एमीटर से जब हम देख रहे हैं तो हमारे पास जो है ना उसी सिनेरियो के अंदर, क्योंकि मल्टीप्लाई अल्फ़ा से हो रहा है, तो अब रेजिस्टेंस हमें बहुत ही कम नज़र आ रही होगी। अल्फ़ा तकरीबन 1 के बराबर होता है, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम 1 ओवर GM के बराबर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना दो मतलब के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो डिफरेंट हमारे पास जो है ना इक्विवेलेंट सर्किट हमें नज़र आएगा। और ऑफ कोर्स ये दोनों जो हैं एक दूसरे से जो है रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल VBE दोनों केसेस में जो है ना VBE ओवर IB है, ये VBE ओवर IE करके आ रहा है। तो VBE को अगर हम देखें तो ये IB टाइम्स R पाई के बराबर है और IE टाइम्स RE के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जी जो R पाई है वो हमारे पास एमिटर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट टाइम्स RE के बराबर है। तो अब IE का हमें पता है ये होता था हमेशा बीटा प्लस 1 IB के बराबर, तो ये IB इस IB से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया बीटा प्लस 1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो R पाई की रेजिस्टेंस है वो हमेशा RE के मुकाबले में बीटा प्लस 1 टाइम्स ज़्यादा होगी, क्योंकि एमिटर करंट बेस करंट के मुकाबले में हमेशा बीटा प्लस 1 टाइम्स ज़्यादा होता है। और VBE जो है वो दोनों केसेस में क्योंकि एक ही कांस्टेंट है, तो एक ही ट्रांजिस्टर है, एक ही तरीके से बायस किया हुआ है। इधर से अगर आप देखेंगे तो कुछ और रेजिस्टेंस नज़र आएगी, इधर से देखेंगे तो आपको कुछ और रेजिस्टेंस नज़र आएगी। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आ गया हमारे पास जनाब बीटा की वैल्यू 100 है, IC की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 1 मिली एम्पेयर,
ठीक है जी, बीटा की वैल्यू वहाँ पे गिवन है, जी एम पहली चीज़ पूछी गई है। तो जी एम इज़ इक्वल टू आई सी ओवर वी टी। आई सी कितना है हमारे पास, 1 मिली एम्पेयर है, और वी टी कितना है, वो 25 मिली एम्पेयर है, मिली वोल्ट है। तो ये डिवाइड किया तो 1/25 ओहम इन्वर्स आ गया, या दूसरे अल्फाज में इसको लिख सकते हैं 20 मिली सीमेंस। ठीक है, आर ई की वैल्यू पूछी है, तो आर ई हमारे पास होगा किस चीज़ के बराबर होता है, अल्फ़ा बाय जी एम। ये किसके बराबर होगा, अल्फ़ा होता है बीटा ओवर बीटा प्लस 1, 100/101 मल्टीप्लाइड बाय 1/GM था, जो कि 25 के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर आएगा, तकरीबन 24.9 या इस तरह करके कुछ ना, 2.5 इसका काफ़ी कम, ये 2.24.9 ओहम के तकरीबन करीब हो जाएगा। और आर पाई निकालना है तो उसको आप निकाल सकते हैं बीटा बाय जी एम। तो वो आ जाएगा जनाब 100 टाइम्स 25 इज़ इक्वल टू 2.5 किलो ओहम। ठीक है, तो ये आपने मतलब के सर्किट के पैरामीटर्स की बेसिस के ऊपर इन चीज़ों को निकाल लिया। अच्छा जी, अब बीजेटी एम्पलीफायर के केस में जब अब हमने वोल्टेज गेन निकालना है, हमें पता है कि वीबीई आईसी के अंदर चेंज एक क्रिएट करता है, पर हम अब चाहते हैं कि आगे फर्दर हम निकालें कि हमारे पास मेन ओवरऑल एम्पलीफायर का गेन क्या आएगा। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, हमें ये वाला रिलेशन तो पता है, एक अगर सिस्टम लगा हुआ है इस तरीके से करके, ठीक है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से ग्राउंड है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर से आपके पास जो है ना वो वी कैपिटल बी ई ये सिग्नल आ रहा है, यहाँ पे आपके पास वीसीसी है, ये आपके पास आरसी है, यहाँ से करंट आपके पास कैपिटल सी फ्लो करना है, इधर से जो करंट है वो आई कैपिटल बी होगा। ठीक है, तो हम अब क्या चाह रहे हैं कि जी इसके अंदर ना ओवरऑल निकालेंगे क्या हमारे पास गेन आएगा। तो हमें पता है कि जो ये वोल्टेज है प्लस माइनस वी कैपिटल सी ई, ये बराबर होती है हमारे पास वी सी सी माइनस लार्ज सिग्नल में करंट आर सी। ठीक है, कि ये यहाँ पर से आपके पास ये करंट फ्लो कर रहा था, वी सी सी माइनस आई सी आर सी किया, वी सी ई आ गया। अब ये जो आई सी हमारे पास लार्ज सिग्नल है, ये हमें पता है डी सी करंट और स्मॉल सिग्नल जो कलेक्टर करंट है उसके बराबर है, यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब इसमें से वी सी सी माइनस आई सी आर सी को, जो क्योंकि ये डी सी वैल्यू है, उसको हमने साइड पे करके लिख दिया, और इसको हमने कह दिया कि जी डीसी के केस के अंदर सिर्फ अगर डीसी को कंसिडर करें तो ये वोल्टेज हमारे पास कलेक्टर टू एमिटर आ रही है, और उसके अलावा एडिशनल जो है ना माइनस ये स्मॉल सिग्नल आईसी आरसी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब जब हमने गेन एक्चुअली तो स्मॉल सिग्नल का देखना है ना, तो ये डीसी वैल्यू थी, और ये जो स्मॉल सिग्नल वाली टोटल वैल्यू है इसको हम कह देंगे वी सी स्मॉल ई। तो उसकी वैल्यू आ जाती है माइनस आई सी स्मॉल सिग्नल कलेक्टर करंट आर सी, ये बराबर होता है जी एम वी बी ई के माइनस जी एम वी बी ई आर सी। ठीक है, तो अगर हम इसका वोल्टेज गेन निकालना चाहें कि जी हमने ये पूरा एक लगाया हुआ था सिस्टम, तो इसके तहत हमारे पास क्या आता है गेन, हमने छोटी सी वेरिएशन जो है वी बी ई वोल्टेज की दी थी, तो हमारे पास आउटपुट वी सी ई में क्या चेंज आएगा, तो वो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा जनाब माइनस जी एम आर सी। ठीक है, तो अगर ये 1 किलो ओहम है, ये आपके पास जो है 40 मिली
1/25 है। अच्छा 1/25 वो आमतौर केसेस में ना 40 आना था, मैंने पिछले में सॉल्व करते वक्त शायद 20 उसको लिखता रहा था। तो ये हमारे पास जनाब अगर 1/, आई डोंट नो, ये 40 मिली माइनस, अगर ये है 40 मिली सीमेंस और ये है 1 किलो, तो किलो से ये आपके पास कैंसिल हो गया, और ये ओहम से जो है ये सीमेंस कैंसिल हो गया, तो रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा जनाब -40, और ये गेन का यूनिट होता है वोल्ट पर वोल्ट। इनपुट पे भी वोल्ट था, आउटपुट पे भी वोल्ट था, तो -40 वोल्ट बाय वोल्ट आ गया। मतलब VBE अगर आपके पास 1 मिली वोल्ट थी तो आउटपुट के ऊपर जो है ना -40 मिली वोल्ट आपके पास जो है ना वो सिग्नल आएगा। माइनस का क्या इधर मतलब है कि इनपुट आपके पास जब पीक उसकी आ रही है तो आउटपुट साइड के ऊपर आपके पास जो है वो आउट ऑफ फेज आ जाएगा 180 डिग्री। तो जब इधर से मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा इधर से मिनिमम वैल्यू पे आ जाएगा। ये मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो ये माइनस साइन बस फेज चेंज को रिप्रेजेंट करता है, उससे आमतौर पे इतनी हमारे पास प्रॉब्लम नहीं कोई आती। तो नेगेटिव मतलब कि वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आएगा, लेकिन है कि लीनियर रिज़ल्ट रहेगा, और जिस तरह की शेप इनपुट साइड पे है उसी तरह की आउटपुट साइड पे रहेगी। तो ये सारा कुछ जो है ना हमने यहाँ पर इसी से एवेल्यूएट कर लिया। अच्छा, अब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमारे पास ना फिर होता है कि जैसे हमने डीसी के केस में मॉडल बनाए थे, तो स्मॉल सिग्नल के केस में जो है हमें यहाँ पर भी कोई सिस्टम का ना एक आध मॉडल बनाना होगा। तो पहला जो मॉडल है उसको कहते हैं हाइब्रिड पाई मॉडल। इधर ये जो शेप इसकी है ना, ये एक तरह का पाई की तरह की बनी हुई है, तो इसलिए इसको जो है ना ये पाई मॉडल जो है ना कहा जाता है। तो इसमें अच्छा ये वैलिड किस केस में है? ये वैलिड सिर्फ और सिर्फ तब है जब स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, मतलब VBE की वैल्यू V थर्मल से काफ़ी कम हो। VBE की वैल्यू जो आपने बेस टू मीटर वैल्यू आ रही है वो आपके पास 10 मिली वोल्ट से जो है ना कम हो, तो फिर आप कह सकते हैं कि जी ये सारा बिहेवियर इसी तरीके से आपके पास आएगा। अच्छा जी, तो और इसके अंदर क्या है कि क्योंकि ये बेस के पर्सपेक्टिव से बना होता है, तो बेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बेस टू एमीटर वोल्टेज आपको प्लस माइनस VBE नज़र आ रहा है। जो रेजिस्टेंस इधर से देखने में थी वो हमें आर पाई नज़र आई थी, आर पाई जिसका मतलब था बीटा बाय GM। और जो हमें कोलेक्टर टू एमीटर है वहाँ पर से कोलेक्टर करंट फ्लो कर रहा था स्मॉल सिग्नल, तो ये कोलेक्टर करंट का भी हमें पता था कि ये जो है ना ये हमारे पास GM VBE होता है। तो ये VBE वोल्टेज थी, तो इसको जो है हम वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स इस मॉडल में लगा देते हैं, और हम कहते हैं कि जी अगर आपने इसको सॉल्व करना है ना तो ये बेस कोलेक्टर और एमीटर के दरमियान में इस तरीके से है। जिस भी सर्किट में इस्तेमाल कर रहे थे इर्द गिर्द वो रजिस्टर्स और जो भी वैल्यूज़ हैं वो लगाएं और लगा के इसको सॉल्व करेंगे, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो वैलिड किस्म का रिज़ल्ट आएगा। इसमें अगर आप चाहें यहाँ पे जो है वोल्टेज की बजाय अगर करंट निकालना आपके पास आसान है, तो इसी जो करंट सोर्स है इसको वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स की बजाय IB करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स भी आप बना सकते हैं। याद रहे इन केसेस के अंदर जिस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड कर रहा हो ना डिपेंडेंट सोर्स, तो उसकी पोलैरिटी और उसको लेबल करना जो है ना पूरे सर्किट के अंदर वो लाजमी होता है। अगर आप यहाँ पे बस GM VBE लिख दें, इधर लेबल ना करें कि VBE कहाँ पे आ रहा है, तो आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, मतलब उससे पता चलता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो इस चीज़ को जो है ना हम हाइब्रिड पाई मॉडल कहते हैं। और इसके अलावा अगर हमने एमीटर के पर्सपेक्टिव से अगर सर्किट बनाना हो जहाँ पे एमीटर से हम देख के रेजिस्टेंस और चीज़ों को वैल्यूएट कर रहे थे,
तो उस केस में जो है ना ये बीजेटी का टी मॉडल बनेगा। इसको टी मॉडल इसलिए कहते हैं कि ये एक इस डायरेक्शन के अंदर टी बन गया। तो होगा इसी तरीके से कि जी बेस भी है, कलेक्टर भी है, एमिटर भी है, पर अब आपके पास एमिटर टू बेस आपको रजिस्टर नज़र आ रहा होगा। तो आपने जो है ना यहाँ से जो है इस साइड के ऊपर ये रजिस्टर बना देना, प्लस माइनस VBE उसके क्रॉस आ रहा है, यहाँ पे रजिस्टर RE लगा हुआ है, ना कि R पाए, और RE की वैल्यू आपके पास थी α/GM। और जो यहाँ पे आपके पास ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स उसी तरीके से रहा। VBE ये वाली वोल्टेज आ रही थी, तो इसको GM से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कलेक्टर करंट बन जाएगा। अल्टरनेटिवली आप चाहें तो यहाँ पर से एमिटर करंट निकाल लें, और उस केस में ये रिलेशन α/IE कर देंगे कि जो ये करंट इधर से फ़्लो कर रहा है ना, उसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें तो कलेक्टर करंट आपके पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना दो किस्म के मॉडल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं स्मॉल सिग्नल के अंदर। आगे चल के हम देखेंगे कौन सा मॉडल कहाँ पे ज़्यादा सूटेबल होता है। अच्छा जी, एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल सिग्नल मॉडल्स। द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्मॉल सिग्नल BJT सर्किट मॉडल्स मेक्स द एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस आपके पास बन जाता है कि इन स्टेप्स को फॉलो करें तो स्मॉल सिग्नल जो है पूरा एनालिसिस आपके पास हो जाएगा। पहले केस में क्या करना है, आपने जो है स्मॉल सिग्नल जो सोर्स है उसको जो है आपने एलिमिनेट करके इग्नोर करते हुए जो है ना पूरे सर्किट का DC ऑपरेटिंग पॉइंट निकाल लेना है। उस DC ऑपरेटिंग पॉइंट से आपके पास कलेक्टर करंट आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कहीं आप जो है सैचुरेशन या कट ऑफ में तो नहीं है। जब ये काम हो जाता है उसके बाद आपने इस IC की बेसिस के ऊपर GM निकाल लेना है, और R पाई निकाल लेंगे या RE निकाल लेंगे बेस्ड ऑन के कौन सा मॉडल आपने यूज़ करना है। फिर आप क्या करेंगे कि DC सोर्सेज को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, या सप्रेस कर देंगे। DC सोर्सेज को सप्रेस करने का मतलब है कि अगर DC वोल्टेज सोर्स है तो उसको आपने एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देना है, और अगर आपके पास DC करंट सोर्स है तो उसको एक ओपन सर्किट से आपने रिप्लेस कर देना है। फिर जो आपके पास सर्किट के अंदर बीच में नहीं ये इस तरह का जो मॉडल बना होगा, ये सिंबल आ रहा होगा, उस सिंबल के जो तीन ये हिस्से थे, कलेक्टर, बेस और एमिटर, इनके दरमियान में आपने अपना जो डिज़ायर्ड मॉडल है वो फिट कर देना है। वो उन्हीं तीन टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट होना चाहिए। although any one of the models can be used, one might be more convenient। ठीक है, कि पर्टिकुलर किसी सर्किट के लिए एक हो सकता है ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे दूसरे की निस्बत। फिर क्या करना है आपने, एनालाइज द रिजल्टिंग सर्किट टू डिटर्मिन द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़। फिर उस जो यहाँ पर से रिप्लेस करके आपने जो बनाया था, मसलन लेट से पाई मॉडल बनाना था आपने, तो हम क्या करते हैं कि जी यहाँ पर से ये ऐसे कर दिया, ठीक है, और ये ऐसे करके इसको कनेक्ट कर दिया, इसके क्रॉस लेट से लेबल कर दिया जनाब VBE कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया जनाब GM VBE। तो ये मतलब के मॉडल को रिप्लेस करने का ये मतलब है, सिंबल की जगह आपने जो है ना उसका मॉडल प्लेस कर दिया। उसके बाद आपने जो है जो भी आपको चीज़ें चाहिए बाकी एक्सटर्नल सर्किट के साथ इन चीज़ों को मिला के सॉल्व कर देना है, और आपके पास पूरा सर्किट जो है ना उसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब इस चीज़ की हम एक आध एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये खाली वो टेक्स्ट के तौर पे एक्सप्लेन करने से ना आम तौर पे समझ नहीं आती होती। तो ये कैसे करना है, अब हमसे पूछा गया है कि जी ये एक सर्किट है, इसके अंदर हमने आउटपुट करंट निकालना है, इनपुट करंट के साथ क्या उसके वैल्यू आती है। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स ये भी मिस्टेक करते हैं, इधर VI नंबरों में कितना है, मतलब कितने वोल्ट है ये हमें नहीं पता। ये कुछ भी सिग्नल हो सकता है, ये हो सकता है कि इस तरह का वेरिएशन वाला सिग्नल एक हो, ठीक है, तो वो अब आपको नहीं पता कि ये क्या है, पर हमें गारंटी इस चीज़ की है कि जी ये स्मॉल सिग्नल है, तो ही हम आगे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो उस केस में इसको सॉल्व करना है, ये वाला सर्किट हमारे पास है। तो अभी जितने स्टेप इन्होंने बताए थे ना वही सारे स्टेप मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे किए हुए हैं, चलें इसी हिसाब से। तो पहला स्टेप क्या था कि इसमें से जो
एसी सिग्नल है उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, तो ये क्योंकि वोल्टेज सिग्नल था इसको शॉर्ट कर दिया, और इसको इधर से ख़त्म करके ना हमने अब डीसी के केस में पहले सॉल्व करना है। डीसी के केस में ये सर्किट इस तरह से बन गया, ठीक है। ऐसे ही बनाना, 10 वोल्ट ऊपर है, यहाँ पे 3 वोल्ट की एक सप्लाई लगी है 100K ऑफ आरबीबी के साथ, नीचे आपके पास ग्राउंड है, ऊपर ये 3K के बाद जो है ये 10 वोल्ट के साथ जा रहा है, तो ये सारा इधर यहाँ पे ठीक आ गया। इसको सॉल्व करना है हमने, तो इसको सॉल्व हम अपने तरीके से उसी तरह करेंगे, इधर से इधर तक, बल्कि नहीं वो पूरा कॉम्प्लेक्स भी नहीं सॉल्व करने की ज़रूरत। ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 0.7 है, ये 0.7 है, ये 3 है, तो 3 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 100K इज़ इक्वल टू IB। ये डीसी में सॉल्व किया, अभी डीसी एनालिसिस हो रहा है, तो ये तमाम लेटर डीसी वाले यूज़ करने हैं। इसकी क्या वैल्यू आती है? इसकी वैल्यू आ जाती है 0.023 मिली एम्पेयर। फिर हमने आगे क्या करना है कि जी कलेक्टर करंट निकालना है, तो वो हमें पता है कि जी इसको बीटा से मल्टीप्लाई करना था, बीटा था 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 2.3 मिली एम्पेयर। तो 10 में से 2.3 टाइम्स 3, 2.3 टाइम्स 3 करेंगे 6.9 वोल्ट्स का इसके क्रॉस ड्रॉप आ जाएगा। तो 10 में से 6.9 वोल्ट निकालेंगे तो 3.1 वोल्ट रिमेनिंग जो है ना वो आपके पास VCE आ गया, 3.1 वोल्ट। बाकी यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा नहीं गया, लेकिन इन दोनों को ऐड कर दें तो एमीटर करंट भी निकल आता है। तो ठीक है, हमने ये वेरीफाई करना था कि कहीं हम जो है ना कट ऑफ या सैचुरेशन में तो नहीं है, तो हम कट ऑफ या सैचुरेशन में नहीं है तो हम स्मॉल सिग्नल मॉडल को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर इधर निकालना था वो ये था IC की वैल्यू। अच्छा जी, अब ये सारा हो गया, तो अब हमने क्या करना है कि ये जो DC इधर हैं सप्लाईज, इनको सप्रेस कर देना है। तो DC के केस में हमें कोई ये सप्लाई नहीं नज़र आ रही, नहीं बल्कि ओरिजिनल सर्किट पे जाके ना ज़्यादा अच्छी तरह से हो जाता है। दोबारा ओरिजिनल सर्किट पे आए, इधर हमने देखा कि अच्छा जी ये चीज़ें हैं, इसको सप्रेस कर दिया, इस वाले को सप्रेस कर दिया, ये VI यहाँ पे रहेगा, और ये जो कलेक्टर बेस और एमीटर के बीच में था ना, यहाँ पे हमने अपना मॉडल प्लेस कर देना है। तो और ये वाली VC की कैपिटल वैल्यू भी नहीं कंसिडर करनी। तो इन सारों को सप्रेस करने के बाद हमारे पास ये वाला सर्किट बन रहा था। इस सर्किट में यहाँ पे आपने जो है ना स्मॉल सिग्नल मॉडल प्लेस करना है। हम लेट से पाई मॉडल इधर प्लेस करते हैं, तो बेस के साथ आर पाई आपके पास लगा हुआ है, एमीटर यहाँ पे है, यहाँ पे कलेक्टर है GMVBE के साथ ये आ रहा है। तो बेसिकली यही सर्किट जब आप ये RC है, जब आप उसके इन 3 पॉइंट्स के दरमियान में पाई मॉडल लगा लेंगे तो वो ये चीज़ बन जाएगी। अब आपने इसको सॉल्व करके आउटपुट ओवर इनपुट निकालना है। अच्छा जी, तो अब क्या फिर मतलब किस तरीके से किया जाए? तो हमें नज़र आ रहा है कि जी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये हमारे पास एक लूप सी बन रही है, बल्कि एक वोल्टेज डिवाइडर है और भी सिंपली अगर हम देखें। पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले आर पाई की वैल्यू पता होनी चाहिए और GM की वैल्यू, जो कि हमें डायरेक्टली नहीं बताई गई, लेकिन हमें बताया गया है कि IC इज़ इक्वल टू 2.3 मिली एम्पेयर। तो हमारे पास जो आर पाई है, बल्कि आर पाई से भी पहले हम GM निकाल लेंगे। GM इज़ इक्वल टू IC ओवर VT, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा 2.3 डिवाइडेड बाय 25 1 ओवर, हाँ क्योंकि मिली था वो उस हिसाब से कैंसिल हो गया। तो 25
2.3/25, ठीक है। ये कोई ना कोई यूनिट्स इसके स्पेसिफिक आ जाएंगे। इसको बल्कि मैं अगर क्विकली सॉल्व करना चाहूँ तो मैं इसको कर सकता हूँ कि यहाँ पे 2.3 से 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसको फर्दर 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे 1000 आ जाएगा, ठीक है। और इधर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 92, तो ये हमारे पास आ जाता है 92 मिलीसीमेंस। जीएम की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये 92 मिलीसीमेंस आ गया। फिर आगे आर पाई निकालना है। आर पाई इज इक्वल टू बीटा ओवर जीएम। बीटा मेरे ख्याल में 100 था, तो 100/92 मिलीसीमेंस, ये तकरीबन मेरे पास कोई आ जाता है, आई डोंट नो, 101 या 102। ये मिली था, 1000 ऊपर हो जाएगा, 101.02 किलो ओहम के करीब कोई ना इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आगे लिखी हुई है, ये देखें ना, 92 एग्जैक्ट वही आ गया, 1.09 किलो ओहम है। आप लोगों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो 1.09 किलो ओहम की ये वैल्यू आ गई, तो वहाँ तक आपने जो है ना इस मॉडल की करेक्टली कर लिया। लेकिन अभी भी ये रिज़ल्ट तक नहीं पहुँचे। अभी तो आपने खाली ये जीएम और ये आर पाई की वैल्यू थी, अब उसके बाद आपने फर्दर इसको सॉल्व करना है। तो हमने पहली चीज़ क्या है कि जी हम ऐसे करते हैं, वीबीई निकाल लेते हैं। तो वीबीई क्या है? वीबीई हमारे पास होगा आर पाई ओवर आर बी बी प्लस आर पाई टाइम्स वी आई। याद रहे वी आई की एक्चुअल वैल्यू क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन वैल्यू पता होना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जब तक एज लॉन्ग एज हमें बस ये पता हो कि जी ये स्मॉल सिग्नल है, 10 मिली वोल्ट से कम है, तब तक हमें बाकी किसी चीज़ की परवाह नहीं है। तो इसको करेंगे जनाब, ये 1.09 डिवाइडेड बाय 101 हो जाएगा, 1.09 डिवाइडेड बाय 101.09 टाइम्स वी आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वी बी ई की वैल्यू आ जाती है। अब हमें पता है जो इधर से जो करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो करना है, ठीक है, आई सी जिसको हम कहेंगे, तो आई सी जो हमारे पास है स्मॉल वाला, वो इस टर्म को जी एम से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो आ जाएगा बेसिकली जी एम वी बी ई इज़ इक्वल टू, जी एम कितना था हमारे पास, 92 मिली एम्पेयर पर वोल्ट। तो ये हो जाएगा जनाब 92 मिली एम्पेयर पर वोल्ट इंटू 1.09 डिवाइडेड बाय 101.09। अब मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, वरना मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी लिख देता, टाइम्स वी आई, बल्कि ये आगे शायद सॉल्व करके नहीं लिखा आगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से करते करते आपके पास में कोई ना कोई वैल्यू उसकी आ जाएगी। ये तकरीबन जो है मेरे ख्याल में ना 1.09 ओवर 101, ये तकरीबन आपके पास बराबर आ जाता है 1/100 के, ठीक है। पर खैर ये आपके पास आईसी की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपने? अब ये आईसी करंट कहाँ से फ़्लो कर रहा है? ये आईसी करंट इधर से फ़्लो कर रहा है, ऐसे ही है। तो आईसी करंट अगर यहाँ से इस साइड के ऊपर फ़्लो कर रहा है, तो आपके पास ओहम्स लॉ यहाँ पे लगाएं। टेल पे क्या वोल्टेज है 0, माइनस हेड पे क्या वोल्टेज है वी आउटपुट, इज़ इक्वल टू
IC की वैल्यू ये पूरी इस तरीके से है। मसलन मैं अभी खाली इस तरह लिख देता हूँ GM VBE और RC यहाँ पे जो था हमारे पास टाइम्स RC के बराबर है। तो V आउटपुट इज इक्वल टू माइनस GM RC टाइम्स VBE। तो यही जो यहाँ पे पूरा रिलेशन लिखा हुआ है ना, इसमें से मैं ये ज़रा यूनिट्स इनके थोड़े से एलिमिनेट कर देता हूँ। 1.09 था, 1.09 VI था। तो जब इस तरह के केस में एक RC से और मल्टीप्लाई करेंगे मैं सारे को ना दोबारा लिखना अवॉइड करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसी के अंदर जो है ना ये वाली चीज़ें यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। तो ये क्या था, माइनस जी एम हो गया। RC की वैल्यू थी 3 किलो, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, किलो से मिली 3 इंटू 92 और आगे हमारे पास जो है 1.09 ओवर 101.09 आ जाता है। तो ये इससे पूरा करके हम जब देखेंगे तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फाइनल। मैं ये एक सेकंड निकालता हूँ। तो ये निकाल के जो वैल्यू आती है ये आती है माइनस 2.976 टाइम्स VI, ठीक है, अभी भी VI यहाँ पे है। तो जब आपने ओवरऑल गेन निकालना है AV, जो कि आपके पास होता है V आउटपुट ओवर VI, याद रहे इस सारे के अंदर VI की एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता, तो ये आ जाएगा 2.976 वोल्ट पर वोल्ट। तो जितना आप यहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं उसका 2.7976 टाइम्स, और आउट ऑफ फेज जो है ना आपके पास 180 डिग्री आउट ऑफ फेज सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने एक साइड के ऊपर इनपुट के ऊपर जो सिग्नल दिया था वो आपने दिया है लेट्स से 1 मिली वोल्ट पीक का, ठीक है, ये 1 मिली वोल्ट पीक के ऊपर आ रहा था। तो जो आउटपुट के ऊपर जो सिग्नल आएगा अगर उसको भी मैं इसी के ऊपर स्केच करूं तो वो आपके पास इस तरीके से करके आएगा, और उसकी जो पीक वैल्यू है वो आपके पास होगी 2.976। तो ये सब कुछ जो है ना ये रिज़ल्ट आपको डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे। एक और क्विक एग्जांपल देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसमें मैं हैवी क्वेश्चन आंसर सेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि होना चाहिए आपकी तरफ से, क्योंकि ये ज़रा ना काफ़ी चीज़ें नई यहाँ पे आ गई हुई हैं। अच्छा ये एग्जांपल भी थोड़ी लेंथी है और नहीं, ठीक है, हो जाएगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी नीड टू एनालाइज द सर्किट ऑफ फिगर 6.44a टू डिटरमिन द वोल्टेज गेन, V आउटपुट ओवर V इनपुट निकालना है, और सिग्नल की वेव फॉर्म्स भी बनानी है एट वेरियस पॉइंट्स। यहाँ पे ये जो कपलिंग कैपेसिटर्स लगे हैं ना, इनका ये काम होता है कि ये ना DC के केस में ना ओपन सर्किट हैं, ठीक है, कि DC के केस में आपने समझना है कि यहाँ से कनेक्शन ओपन है, यहाँ से भी कनेक्शन ओपन है, और AC के केस में आपने जो है ना इनको शॉर्ट सर्किट कंसिडर करना है। तो इसका डिज़ाइन इतना सिंपल नहीं होता, लैब में आप देखेंगे, लेकिन है कि यहाँ पर फ़िलहाल इसी तरीके से इनको कंसिडर किया जा सकता है। और कोई चीज़ हमारे पास यहाँ पे नहीं, बस यही पॉइंट बताया हुआ है। तो हमने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम AC एनालिसिस करेंगे, उसके लिए ये वाला हिस्सा ओपन हो गया। तो हमारे पास ये कौन सी बायसिंग है, ये हमारे पास एमिटर बायसिंग है मोस्ट प्रोबेबली।
तो इसमें अब क्या है कि अच्छा ऊपर से ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, ये हमारे पास पीएनपी लगा हुआ है, मतलब कि ये सारा टाइम बीजेटी करते रहे हैं एनपीएन वाला, और अब यहाँ पे जो है वो पीएनपी आ गया। खैर हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे 10 के लगा हुआ है और आगे इधर करके ग्राउंड है, तो हमें इस लूप की तरफ मूव करना होता है। पर ये ज़ीरो है, यहाँ पे हमें पता है कि जी 0.7 वोल्ट होगा, तो 10 माइनस 0.7 आई ई इज़ इक्वल टू 10 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 10 के इज़ इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 9.3 मिली एम्पेयर हो गया। तो अब ये करंट जो है इस तरफ को मतलब कि मूव कर रहा है, कि कैपिटल कर लूँ, सॉरी ये सारे कैपिटल हैं, डीसी में बात हो रही है अभी। तो 9.3 मिली एम्पेयर तक का हमारे पास आ गया। और बीटा की वैल्यू लेट से काफ़ी लार्ज है, अगर यहाँ पे स्पेसिफिक गिवन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, बीटा की वैल्यू लार्ज या 100 अज्यूम करके, तो हम कोलेक्टर करंट निकाल सकते हैं जनाब 100 ओवर 101 टाइम्स एमीटर करंट। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन, अच्छा ये 10 को 10 से कर रहे हैं तो ये 0.93 होगा। लेट मी क्लैरिफाई, 0.93 था। और दूसरा केस में ये सारा करते हैं तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो है ना ये आ जाता है 0.92 मिली एम्पेयर आईसी। फिर हमने अब वेरीफाई करना है कि कहीं ऐसे तो नहीं है कि हम जो है कट ऑफ में गए हों। तो ये तो हमें वोल्टेज पता है कि इधर 0.7 है हमारे पास, तो जो नीचे वाला पॉइंट था उधर से करंट हमारे पास 0.92 मिली एम्पेयर फ्लो कर रहा है, उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस नोड पे अगर हमने वोल्टेज देखनी है, यहाँ पर से ये करंट जा रहा है, तो टेल पे क्या वोल्टेज है, वी ई माइनस माइनस 10 प्लस 10 हो गया, इज इक्वल टू 5 IC, 5 टाइम्स 0.92, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5 वोल्ट के करीब, 4.6। ठीक है जी, वोल्ट हो गया। इसमें से ये 10 माइनस करते हैं, माइनस 10 इज़ इक्वल टू 5.4 वोल्ट। तो जो टोटल VCE को हमने निकालना है वो हमारे पास कलेक्टर पे 0.7 था, 0.7 माइनस माइनस प्लस हो गया 5.4 इज़ इक्वल टू 6.1 वोल्ट। सारा ये बाकी सारा ख़त्म करने के बाद हमें पता चला कि जी ये है प्लस माइनस, ठीक है हाँ, प्लस माइनस 6.1 वोल्ट। तो एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज है, सॉरी मैंने ऊपर ना VCE लिखा था, वो VEC है, एमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज। वो हमारे पास जो है ना 6.1 वोल्ट आ गई है, जिसका मतलब है कि हमारा ये जो PNP ट्रांजिस्टर है ये ना कट ऑफ में है ना सैचुरेशन में है, और हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। वेरी वेल, आगे ये वही चीज़ें सारी सॉल्व करके इधर रिज़ल्ट्स वगैरह लिखे हुए हैं, हम पहुंच गए। अब हमारे पास क्या है कि जी कलेक्टर करंट की क्योंकि वैल्यू आ गई है, तो हम यहाँ पे GM को लिख लेते हैं। GM क्या आएगा हमारे पास, IC ओवर VT। तो IC की वैल्यू हमारे पास थी 0.92 डिवाइडेड बाय 25, मिली का यूनिट जो है वो कैंसिल, और इधर से ओहम इनवर्स आ गया। तो उसकी बेस के ऊपर आगे हम जो है लेट्स से T मॉडल हमने यूज़ करना है, तो RE इज़ इक्वल टू अल्फ़ा ओवर GM
तो तकरीबन ये आ जाएगा जनाब 25/0.92। तो मतलब कि 26 या 27 ओहम के करीब जो है ना RE की रेजिस्टेंस आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे आ गई। तो ये जब सारा कुछ इधर से एवेल्यूएट हो जाता है तो हमने अब क्या करना है कि जी ये जो ओरिजिनल सर्किट था इसको हमने अब AC मोड में लेके आना है। AC मोड के लिए क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, इसको ग्राउंड कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, ये वाला शॉर्ट सर्किट हमारे पास हो गया। तो जो नया सर्किट आया वो ये वाला बन गया। इसके अंदर अब ये बाकी सारी वैल्यूज़ को हमने जब प्लेस किया, मतलब कि पहले स्मॉल सिग्नल मॉडल को इधर प्लेस किया, तो एमीटर है, बेस है, कोलेक्टर है। तो एमीटर इसी तरीके से है, ये बेस है, ये कोलेक्टर है। टी मॉडल प्लेस किया था तो बेस और एमीटर के दरमियान में ये RE रजिस्टर लगा हुआ है, करंट IE ऊपर को मूव कर रहा है और कोलेक्टर से भी करंट ऊपर को। याद रहे PNP है तो ये डायरेक्शन करंट्स की इसी तरीके से आपके पास होंगी। अब हमें IE की वैल्यू भी पता है, RE की भी वैल्यू हमने निकाल ली हुई है। ये जो RE यहाँ पे लगा था ये इसके साथ पैरेलल में इस तरीके से आ रहा है। तो अब हमने आगे इसको सॉल्व करना है। तो ये V इनपुट जितनी भी वैल्यू थी ये इस पॉइंट और ग्राउंड के बीच में लगा हुआ है और ये पॉइंट और ग्राउंड के बीच में भी यही चीज़ है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि जो इस पॉइंट पे वोल्टेज है वो है VI। तो IE को जब हमने निकालना है तो वो हमारे पास क्या आएगा, टेल पे क्या वोल्टेज है, 0 माइनस VI डिवाइडेड बाय RE इज इक्वल टू माइनस VI ओवर RE। तो ये हमारे पास ये करंट आ गया। नीचे IC निकालना है तो इसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस अल्फ़ा VI ओवर RE। अब यही जो अल्फ़ा करंट है वो यहाँ से भी फ़्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम आप क्या करेंगे, इस के लिए हम लिखेंगे इधर 0 माइनस V आउटपुट इज़ इक्वल टू IC RC। IC की ये वैल्यू है तो माइनस अल्फ़ा RC जो यहाँ पर से था उसको लिख दिया, VI को लिख दिया डिवाइडेड बाय RE, ठीक है। ये माइनस साइन इस साइन से कैंसिल हो गया। तो AV जो हमने गेन निकालना था वो हमारे पास था V आउटपुट ओवर V इनपुट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा RC ओवर RE, ठीक है। ये अल्फ़ा ओवर जो RE है ये हमारे पास मसलन RE इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बाय GM होता था। तो ये मतलब कि हमारे पास एक्चुअली सिंपली GM RC के बराबर आ रहा है, जो कि हमारे पास पिछले केस में माइनस GM RC था, इस केस में प्लस GM RC करके आ गया। तो GM की वैल्यू हमें पता थी, हमारे पास थी 0.92 डिवाइडेड बाय 25, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको कर दिया, RC की वैल्यू कितनी है 5K, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जनाब 5K से हमने, ये इधर से कट के जो है ये 1/5 रह गया। 0.92 मतलब 920 डिवाइडेड बाय 5, 920 बाय 5 ये आ जाता है 1 और 42 8 हो गया और उसके बाद 2185 वोल्ट बाय वोल्ट। तो हमारे पास जो गेन इस पूरे के अंदर आता है AV वो हमारे पास आ जाता है 185 वोल्ट बाय वोल्ट। तो ये हमने इसको जो है ना यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो अब इससे आगे भी और भी एग्जांपल्स थे लेकिन मैं अभी वहाँ पे नहीं मूव करूँगा। GM और ये सारी वो 0.92 और उसको डिवाइड करके यहाँ पे आ गया, एग्जैक्ट रिज़ल्ट इन्होंने लिखा नहीं है। गेन 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 की वैल्यू नहीं एग्जैक्ट लिखी। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस,
खैर जो हमारे पास ये मैंने 185 निकाला था, इसने 183 के करीब गेन निकाला है। अच्छा, तो जो लास्ट पोर्शन इसमें रह गया था तो वो ये था कि हम ना इसको प्लॉट करें कि इनपुट और आउटपुट पे क्या किस तरह का ना सिग्नल आता है। इन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं लिखी कि कितने इनपुट पे सिग्नल ने पहुंचना था, पर हम अपने तौर पे कर लेते हैं। अगर इनपुट सिग्नल हमारे पास 10 मिली वोल्ट तक का था और इस तरीके से करके ये मूव कर रहा था, तो हमारे पास जो कलेक्टर के ऊपर जो डीसी वोल्टेज थी वो हमारे पास आ रही थी तकरीबन -5.4 वोल्ट के ऊपर। ठीक है, ये उसकी लाइन है। उस सिग्नल के ऊपर जो डीसी वैल्यू है, ये हमने पहले भी एक चीज़ देखी थी कि ये कैपिटल वीसी प्लस स्मॉल वीसी के बराबर हो रहा था। ठीक है, लार्ज सिग्नल इज इक्वल टू डीसी प्लस स्मॉल सिग्नल। डीसी वैल्यू -5.4 है और जो एसी वैल्यू है वो यही 10 मिली वोल्ट को आपने जो है ना मल्टीप्लाई कर देना है गेन से। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस वाली टर्म को ए वी मल्टीप्लाइड बाय वी आई। वी आई 10 मिली वोल्ट है, ए वी आपके पास 185 था, तो ये 1.83 वोल्ट का आपके पास ये पीक आ जाएगी। तो जहाँ पे ये पीक 10 मिली वोल्ट आ रही है उसको आपने 185 से मल्टीप्लाई किया तो वो पीक 1.83 की आ जाएगी। ऑफ कोर्स क्योंकि ये बेस लाइन आपके पास -5.4 है तो ये वैल्यू एक्चुअली बनेगी -5.4 जो यहाँ पे था, प्लस आपके पास ये हो जाएगा 1.83 वोल्ट इधर। और जहाँ पे जो है ये ज़ीरो के बराबर था तो ये 1 -5.4 प्लस ज़ीरो, वो ये पॉइंट आ गया। और जो ये सेकंड वाली नेगेटिव पीक होगी वहाँ पे -5.4 -1.83 वोल्ट्स आपके पास आ जाएगा। तो मतलब कि ये उसी तरह की साइनोसॉइड एक ख़ास गेन से एम्पलीफाई होते हुए जो है ना आपके पास ये सिग्नल इधर अवेलेबल होगा। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था तो यहाँ पे आपको डीसी के साथ सिग्नल नज़र आएगा, लेकिन क्योंकि कैपेसिटर से डीसी पास नहीं हो सकती तो इस साइड के ऊपर आपको जो है ना जो ये 1.83 वोल्ट का मिलना है वो आपको 0 वोल्ट के अबाउट में नज़र आएगा। जबकि इस पॉइंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको -5.4 वोल्ट के अबाउट जो है वो नज़र आ रहा होगा, क्योंकि कैपेसिटर ने इस हिस्से के डीसी को जो है ना वो ब्लॉक कर देना है और सिर्फ प्योर जो एसी सिग्नल है वो आपके पास इधर मेन आउटपुट पे नज़र आएगा। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ जो है ना ये हमारे पास इंटरेस्टिंग है इसमें। तो मैं क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बल्कि अगले लेक्चर के भी स्टार्ट में भी जो क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे मैं उनको कंसिडर करूँगा। तो अभी जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं।